देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब, है ना, मोशन का किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन, है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो वो किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं करता हो, है ना, उस केस में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ सरफेस, है ना, तभी वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। और वहाँ पे, है ना, वो ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी होगा, है ना, क्या टेंडेंसी होगा, रिलेटिव मोशन करने का, है ना, रिलेटिव मोशन करने का टेंडेंसी होगा उस ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन वो रिलेटिव मोशन ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, है ना। तब उस कंडीशन में जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स कौन सा एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उस कंडीशन में एक्ट करता है ना। यह एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि आप बोल सकते हो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है ना। ये अपने मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर लेता है, ये अपने डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर लेता है ना। और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जो एडजस्ट करता है तो उस समय में, है ना, उस समय में अगर मैं बोलूँ तो किसी भी रिलेटिव मोशन से बचने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का, है ना, वो अपने मैग्नीट्यूड और दिशा को, है ना, भिन्न भिन्न डायरेक्शन में, है ना, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो अलग अलग, है ना, वो क्या करता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। किसी भी रिलेटिव मोशन से बचने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आपको मैं लिखवाऊँ तो क्या आप लिखोगे, यहाँ पे एक बार लिख लो इसको, है ना। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या मैं बोला हूँ कि रिलेटिव मोशन, है ना, जब नहीं करता हो ऑब्जेक्ट उस समय में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना। और इसके पास टेंडेंसी होता है रिलेटिव मोशन करने का, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो देयर विल, ऐसे लिख लो आप, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन है ना, यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा, है ना। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट इन मोशन, यहाँ पे किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं होगा, है ना। तो उस कंडीशन में जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में क्या हो रहा था, वहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा था, है ना, और उसी को अपोज कर रहा था काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या बोलता है कि इसके पास टेंडेंसी होगा, है ना, रिलेटिव मोशन करने का टेंडेंसी होगा। देयर विल बी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, देयर विल बी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं और आगे बात करूँ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यह क्या है, एक तरह का सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना। तो इट इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अभी हम ये बात देखेंगे कि किस तरीके से एडजस्ट करता है ना फोर्स को। इट इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये बात, यह सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर लेगा, है ना। रिलेटिव मोशन में किसी भी तरह का यहाँ पे, है ना, कोई चेंज नहीं होगा, है ना, और ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा।
तो आप चाहो तो ये बात लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में vary to avoid any relative motion. है ना, ठीक है। अब देखिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसे एडजस्ट करता है ये बात हम लोग देखते हैं ना। एक मान के चलिए ये ब्लॉक है ना, और मैं बोल रहा हूँ आपको रिलेटिव मोशन यहाँ पे क्या करेगा, नहीं होगा, है ना। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है ना। तो अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो मान के चलिए एक ब्लॉक है और इस पे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया F इक्वल्स टू 2 न्यूटन। और ये जो ब्लॉक है ये किस कंडीशन में है, रेस्ट में, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये रेस्ट में है तो किसी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर ये 2 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो भी लग रहा है 2 न्यूटन का। बोलो, तभी जाके यहाँ पे मोमेंट नहीं होगा, है ना। तो Fs जो हो रहा है, ये जो एक्ट कर रहा है वो कितना का, 2 न्यूटन का कर रहा है ना। तभी ये देखो नेट फोर्स कितना आ गया, 0, है ना। तो रिलेटिव मोशन कितना हो गया, रिलेटिव मोशन यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल बात करूँ, है ना, दूसरा एग्जाम्पल लूँ, ये देखो मान के चलो ये एक ब्लॉक है ना, फिर से ये क्या है, रेस्ट में है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से F इक्वल्स टू 3 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो स्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया, अब लेफ्ट डायरेक्शन में मैं फोर्स को अप्लाई कर दिया 3 न्यूटन को, है ना। और अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, राइट डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना। तभी तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 आएगा और ये ब्लॉक रेस्ट में होगा, है ना। तो आपको ये बात पता चल गया कि ये देखो डायरेक्शन चेंज कर लिया। आप जब यहाँ पे किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का, है ना, फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, लेफ्ट डायरेक्शन में ये एक्ट करने लगा था। जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में सेकेंड वाले ब्लॉक में फोर्स लगाने लगे थे तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करने लगा था, स्टैटिक फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में, है ना, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाने लगा, है ना। बड़ा तेज है ये स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, डायरेक्शन भी चेंज कर ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, तो आपको ये बात पता चल गया कि, है ना, ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर ले रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इसी से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक ये टेबल है ना, एक ये टेबल है, ठीक है। और इस टेबल पे, है ना, इस टेबल पे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है और इस पे फोर्स लग रहा है ना, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन का, है ना। और इसके इस डायरेक्शन में, है ना, ये जो लग रहा है ये कितना, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड
बोल रहा है फाइंड फ्रिक्शन, है ना, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, है ना। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है ना, तो आप बताओ मुझे फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेट फोर्स आप कैलकुलेट करोगे कितना एक्ट हो रहा है ना। तो अगर मैं नेट फोर्स का बात करूँगा तो इसका रिजल्टेंट आएगा, है ना, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट फोर्स जो देखोगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, ये कुछ रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा अपना ये आ जाएगा, ये 40 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर, है ना, रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 30 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2500 रूट में, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन, है ना। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूँ, है ना, तो ये कितना एंगल बना रहा, 37 डिग्री, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स, है ना, का डायरेक्शन ये वाला आ गया, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्लॉक रेस्ट में है ना, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, इसके क्या करेगा, अपोजिट में, है ना, इसके अपोजिट में क्या करेगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, है ना। अपोजिट में क्या करेगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, है ना, तभी ये रिलेटिव मोशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, 50 न्यूटन का एक्ट करने लग रहा है ना। और अगर मैं ये एंगल देखूँ तो एंगल भी कितना बनाएगा, सेम बनाएगा जितना बना रहा था ये, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बनाएगा वो 37 डिग्री का बनाएगा, है ना। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन का एक्ट करने लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ना, तो अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात करूँ तो मान के चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, क्या कर रहा है यहाँ पे कि जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, और वो बॉडी रेस्ट में है तो उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, ये अप्लाई कर दे रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। और उस मैक्सिमम वैल्यू पे, है ना, उस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। एक ऐसा है ना, इसको जैसे कि अगर मैं बोलूँ रिलेटिव मोशन का, है ना, विरोध करने का, रिलेटिव मोशन को विरोध करने का, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, तभी हम लोग बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं तक जाके इसका कोई ना कोई मैक्सिमम लिमिट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, रिलेटिव मोशन उसमें आ जाएगा, है ना। तो मूव करने से जस्ट पहले जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, और वही जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो आप चाहो तो ये बात लिख सकते हो, फ्रिक्शन, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसे लिख लो आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये बात मैं लिख सकता हूँ, एफ ऑफ स्टैटिक्स मैक्सिमम इक्वल्स टू एफ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, एफ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये बात मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज, तो आप क्या बोलोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। जब ये मान के चलो रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0, तो उस कंडीशन में 0 के इक्वल हो सकता है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या होगा, मैक्सिमम, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो सकता है या उससे कम, तो उसको मैं बोलूँगा क्या,
लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, उसको क्या बोलूँगा, एफ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का ये रेंज हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया, है ना। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिसाइडेड बाय सिचुएशन, है ना। सिचुएशन ही डिसाइड करेगा एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिसाइड बाय सिचुएशन, है ना। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर बात करूँ थोड़ा सा और ज़्यादा, है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वो किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। और वो होगा कितना, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल, है ना। वो कितना होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल। और यहाँ पे म्यू एस क्या है, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ इसके बारे में, तो ये है ना, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है बॉडी का, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी कंटेक्ट, है ना, बॉडी के बीच में जो कंटेक्ट होता है ना, वो ये जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज इन कंटेक्ट, बॉडी के बीच में जो कंटेक्ट है उसके कारण जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और भी आगे हम लोग इसका बात करेंगे, है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसका बात मैं करूँगा बाद में आपको। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ से म्यू एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस, रफनेस, है ना। ये रफनेस क्या होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, खुरदार, जिसको आप बोलोगे उबर खाबर, है ना। तो जितना उबर खाबर रहेगा उतना म्यू एस का वैल्यू, है ना, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंटरलॉक उतना कर देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो, है ना। तो जितना ज़्यादा रफनेस उतना म्यू एस का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसका यूनिट का, तो ये क्या होगा, यूनिट लेस, है ना। और इसके पास डायमेंशन होगा वो कि नहीं, डायमेंशन भी क्या होगा, नहीं होगा, तो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस होगा ये, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बात करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रैक्टिकली म्यू एस, है ना, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू के, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, सॉरी, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा किसके, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के, है ना। तो इस तरीके से कुछ हम लोग यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में देखे हैं पॉइंट, है ना। कल हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे शानदार, और मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, है ना। उस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, वहाँ पे मैं कर्व भी देखूंगा, है ना, किस किस तरीके से ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो कल के लिए वो क्वेश्चन रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आई होप आपको ये बात समझ में आया हो।